जय हिंद प्यारे बच्चों। सिंह सर की मुहिम पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। इसी के तहत आज हम लोग नीट 6 जो आपका एग्ज़ाम हुआ है उसका डिस्कशन लेके आया हूँ और मैं शुरुआत के 1 से 25 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगा आपके साथ। और इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में पहला क्वेश्चन क्या था। कह रहा है कि यदि किसी निकाय को दी गई ऊष्मा 35 जूल तथा निकाय के द्वारा किया गया कार्य 15 जूल हो तो निकाय में होने वाली आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है। तो बेटा ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम होता है, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम में आपने पढ़ा है dq बराबर du प्लस dw। ठीक, ये आपका होता है। अब यहाँ पर निकाय को ऊष्मा दी जा रही है, अगर निकाय को ऊष्मा दी जा रही है तो dw आपका प्लस साइन के साथ होगा और निकाय द्वारा कार्य कितना होगा, सॉरी ये dq आपका 35 जूल होगा प्लस साइन के साथ, और यहाँ पे निकाय द्वारा कार्य किया जा रहा है तो dw आपका क्या होगा, प्लस साइन के साथ होगा। ये साइन कन्वेक्शन चिन्ह परिपाटी हुआ आपका। तो यहाँ पे 35 जूल लिखेंगे आप, 35 जूल दिया गया, ये आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है। और dw आपका कितना है 15, तो du बराबर हो जाएगा 35 माइनस 15 20 जूल। ठीक है ना। और ये आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट है। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 रहा। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, भौतिकी के किस नियम पर ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम आधारित है। तो बेटा भौतिकी के यहाँ पर आपने देखा था कि जो dq है, किसी भी निकाय को जो दी गई ऊष्मा है उसका कुछ भाग निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है और शेष भाग निकाय द्वारा परिवेश के विरुद्ध किए गए कार्य में व्यय होता है। तो यहाँ पर एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन हो रहा है। तो जो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। किस पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। तो आपका सही जवाब होगा ऊर्जा संरक्षण। तो यहाँ पे आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे रुद्धोष प्रक्रम में क्या शून्य के बराबर होता है। रुद्धोष प्रक्रम में क्या शून्य के बराबर होता है। रुद्धोष प्रक्रम में अगर निकाय और परिवेश के बीच ऊष्मा का आदान प्रदान न हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रुद्धोष प्रक्रम बोलते हैं। तो रुद्धोष प्रक्रम में क्या शून्य के बराबर होगा, तो आपका Q0 होना चाहिए। यहाँ पर कोई भी ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। तो इसके हिसाब से आपका पहला ऑप्शन सही हुआ। अब जरा क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा ऊष्मा हमेशा किस दिशा की ओर स्वतः गति करती है। अगर हम नेचुरल फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ हीट देखें तो ये हमेशा हाई टेम्परेचर वाली बॉडी से लो टेम्परेचर वाली बॉडी की ओर होती है। मतलब उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर होती है। और ऐसा कहाँ लिखा है, कह रहा कि उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर। यही पहले ही ऑप्शन पे लिखा है कि जो उच्च तापमान से है वो निम्न तापमान की ओर होगा। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक समतापी प्रक्रिया में एक आदर्श गैस का आयतन घटकर आधा रह जाता है, तब कहा जा सकता है। बेटा समतापी प्रक्रिया है तो यहाँ पर ताप क्या होता है, नियत हो गया। अगर ताप नियत हो गया तो बेटा जो आंतरिक ऊर्जा है वो भी क्या हो गई, नियत हो गई। आंतरिक ऊर्जा क्या हो गई, नियत हो गई। और समतापी प्रक्रम में बायल का नियम लगता है P प्रोपोर्शनल टू 1/V। अब यहां पर आयतन घटकर क्या हुआ है, आधा हुआ है। अगर आदर्श गैस का आयतन घट के क्या हो गया, आधा हो गया, जो W होता है P इंटू डेल्टा V होता है। अब अगर आयतन घट रहा है तो डेल्टा V आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे जो W होगा वो आपका क्या होगा, निगेटिव होगा। W आपका क्या होगा, निगेटिव होगा। और W निगेटिव होने का मतलब है कि यहाँ पे गैस द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा। अब देखो पहले ऑप्शन पे लिखा है निकाय की आंतरिक ऊर्जा घटेगी। नहीं भैया, अगर ताप नियत है तो निकाय की आंतरिक ऊर्जा क्या रहेगी, नियत रहेगी। तो ये ऑप्शन तो सही नहीं हुआ। निकाय द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा। नहीं भाई, निकाय द्वारा किया गया कार्य क्या आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है। तो ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा। गैस द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। हाँ भाई, गैस द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा, थर्ड ऑप्शन होगा। इसका सही जवाब क्या होगा, थर्ड ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। जब 1 ग्राम 0 डिग्री सेल्सियस ताप तथा 1 × 10⁵
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दाब पर 1.091 सेंटीमीटर क्यूब बर्फ में परिवर्तित होता है तो किया गया बाह्य कार्य है। बेटा 1 ग्राम जल है, अगर 1 ग्राम जल है तो जो प्रारंभिक आयतन होगा 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा। अंतिम आयतन कितना हो गया 1.01 इंटू 10 की ये आपका सेंटीमीटर क्यूब हो गया। और यहां पर जो आपको प्रेशर दे रखा है 1 इंटू 10 की पावर 5 है। तो अगर हमें कार्य निकालना है तो W बराबर होता है P V2 माइनस V1। P की वैल्यू है 1 इंटू 10 की पावर 5, V2 है आपका 1.091 माइनस 1। और बेटा ये सेंटीमीटर क्यूब है, अगर इसको मीटर क्यूब में चेंज करेंगे तो 10 की पावर माइनस 6 मीटर क्यूब लिख देते हैं। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 10 की पावर माइनस 6 और ये हो जाएगा जूल। अब देखो इसको देख के आपको क्या लग रहा है 10 की पावर माइनस 1 बनेगा और ये आपका सब्ट्रैक्शन पे ये आएगा -1 जूल। तो इसको आप लिख सकते हैं 0.0091 जूल। ये बेटा निकाय द्वारा किए गए कार्य का सूत्र है, मतलब किसी गैस द्वारा किए गए कार्य का सूत्र है। अगर हम बाह्य कार्य की बात करें तो जो W बाह्य होता है बराबर -W निकाय होता है, -W निकाय होता है। और ये जो फार्मूला होता है वो निकाय के लिए होता है। तो जब यहां पे वैल्यू पुट करेंगे तो -0.0091 जूल। तो बस इस लाइन पे जरा फोकस रखना। अगर निकाय द्वारा किया गया कार्य पूछता तो मेरा ये सही होता, लेकिन यहाँ पे बाह्य कार्य पूछा गया है तो फिर साइन बदल जाता है। ओके, तो यहाँ पर आपका ऋणात्मक वाला कौन सा ऑप्शन सही होगा, थर्ड ऑप्शन सही होगा। तो बस हमें ये साइन पे ध्यान देना था कि निकाय द्वारा अगर यहीं पे लिखा होता तो हमारी प्लस वैल्यू सही होती, लेकिन यहाँ पे बाह्य कार्य लिखा गया, इस वजह से यहाँ पे क्या होगा आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते बच्चा। W बराबर nRT सत्य है। बेटा n का मतलब है मोलों की संख्या, R का मतलब है गैसीय नियतांक, डेल्टा T का मतलब है ताप परिवर्तन। अगर हम बात करें W बराबर आपने फार्मूला पढ़ा है P इंटू डेल्टा वी, P इंटू डेल्टा वी। अब इस फार्मूले को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां पर अगर हम बात करें तो ये n इंटू डेल्टा T भी होगा। और ये वाला फार्मूला होता है समदाबी प्रक्रम के लिए। किसके लिए? समदाबी प्रक्रम के लिए। और ये जो समदाबी प्रक्रम है सभी प्रकार की गैसों के लिए होता है। ओके, तो समदाबी प्रक्रम आदर्श गैस, क्योंकि यहां पे जो ये चीज है तो हम लोगों ने ये फार्मूला लगाया PV बराबर म्यू RT, PV बराबर म्यू RT। जब यहाँ पे आयतन में परिवर्तन लिया तो यहाँ पर भी ताप में परिवर्तन हो गया, तो ये आपका आया। तो P डेल्टा V की जगह क्या लिखा गया, सॉरी यहाँ पे मोलोक संख्या n रिप्रेजेंट की जा रही है तो इसको n, तो nR डेल्टा T हो गया। तो ये आपका क्या हो गया nR डेल्टा T। तो ये समदाबी प्रक्रम में आदर्श गैस के लिए होता है, समदाबी प्रक्रम में आदर्श गैस के लिए होता है। तो हमें ये देखना है कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे रुद्धोष प्रक्रम लिखा है, गलत बात है। रुद्धोष प्रक्रम में किए गए कार्य का फार्मूला अलग होता है, समतापी प्रक्रम में भी नहीं होता। समदाबी प्रक्रम में सभी निकायों के लिए नहीं भैया, ये आइडियल गैस इक्वेशन लिखी है। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा, फोर्थ होगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा सार्वत्रिक गैस नियतांक R का सही मान है। बेटा सबको पता है R का मान 2 कैलोरी पर मोल केल्विन होता है, 2 कैलोरी पर मोल केल्विन होता है। ओके, अगर हम बात करें तो जूल में 8.31 जूल पर मोल केल्विन होता है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। देखो यहाँ पे ग्राम लिखा है, ये गलत हो गया। तो सही ऑप्शन क्या दिख रहा है आपको, पहला वाला सही ऑप्शन दिख रहा है। तो जो 8 नंबर है उसका आपका पहला ऑप्शन सही होगा और ये वैल्यू आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पे क्या करें, 2 मोल गैस के रुद्धोष प्रसार में उसकी आंतरिक ऊर्जा में 100 जूल का ह्रास होता है। इस प्रक्रिया में गैस द्वारा किया गया कार्य। हमें सबसे पहले ये देखना है कि क्वेश्चन में सीधे सीधे प्रश्न में दे रखा है कि रुद्धोष प्रक्रम है। कौन सा प्रक्रम हो रहा है, रुद्धोष प्रक्रम है। और रुद्धोष प्रक्रम के लिए आपका dq क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से dq बराबर du प्लस dw, du प्लस dw। अब अगर यहाँ पे बात की जाए dq की जगह अगर 0 रख दोगे तो du प्लस dw लेंगे और यहाँ पर du बराबर क्या आएगा, माइनस dw। ओके,
अब देखो आंतरिक ऊर्जा में कितने का ह्रास हो रहा है, 100 जूल का। ह्रास का मतलब आप किस साइन के साथ लेंगे, निगेटिव साइन के साथ लेंगे। तो यहाँ पे -100 जूल लिख दिया और ये हो गया -dw। माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आपका dw कितना आ गया, 100 जूल आ गया। ओके, तो यहाँ पे 100 जूल कहाँ पे लिखा हुआ है, आपके चौथे ऑप्शन पे लिखा है, तो यही आपका सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका चौथा ऑप्शन सही है। ठीक है ना, कुछ बेसिक फार्मूले आपको याद रखने हैं, बस उससे हो जाएगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि समान गैस ए बी सी, गामा की वैल्यू दे रखी है 3/2 का प्रारंभिक आयतन समान है। मतलब तीनों के लिए प्रारंभिक आयतन क्या समान है। कह रहा है इस प्रत्येक नमूने का आयतन दोगुना कर दिया जाता है। आयतन क्या किया जाता है, दोगुना कर दिया जाता है। ए के लिए रुद्धोष प्रक्रम, बी के लिए समदाबी प्रक्रम और सी के लिए समतापी प्रक्रम है। सभी तीनों नमूनों का अंतिम दाब समान हो तो प्रारंभिक दाबों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखा गया है, रुद्धोष प्रक्रम। तो बेटा अगर रुद्धोष प्रक्रम की बात करें तो बच्चा यहां पे देखो, यहां पे अगर हम इस प्रश्न को पढ़ते तो हमें ये देखते हैं कि अगर हम ऊष्मागतिक चर की बात करें तो दो चरों की बात हो रही, दो निर्देशांकों की बात हो रही, दाब और आयतन की। तो रुद्धोष प्रक्रम में पाइसन का नियम लगता है और यहां पर हम लोग लिख सकते हैं P1 V1 की पावर गामा बराबर P2 V2 की पावर गामा। और हमने ये दिमाग में मान लिया कि जो अंतिम दाब है वो सभी के लिए क्या है, P2 है। अंतिम दाब सभी के लिए क्या है, P2 है। तो यहां पे बेटा P1 कितना आएगा, P2 V2 अपॉन V1 की पावर गामा। P2 अगर प्रारंभिक आयतन V है तो अब आयतन आपने क्या किया, दोगुना कर दिया, तो ये 2V हो जाएगा। और गामा की वैल्यू क्या दे रखी है, 3/2, कैंसिल हो गया। 2 की पावर 3/2 को हम लोग लिख सकते हैं 2√2 P2। अब अगर बात करें समदाबी प्रक्रम की, जो कि B है आपका, बेटा समदाबी प्रक्रम में दाब नियत होता है। समदाबी प्रक्रम में दाब क्या होता है, नियत होता है। तो हम इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं P1 बराबर P2, P1 बराबर P2। अगर हम लास्ट में बात करें समतापी प्रक्रम की, तो बच्चा समतापी प्रक्रम में क्या होता है कि समतापी प्रक्रम के लिए जो आपने फार्मूला पढ़ा है बायल का नियम, P1 V1 बराबर P2 V2। यहाँ पे सबके लिए मैंने अंतिम दाब P2 मान रखा है, तो P1 बराबर P2 V2 अपॉन V1। P1 बराबर P2, बेटा प्रारंभिक आयतन सबका V था और ये डबल किया गया, V से ये कैंसिल हो गया, तो P1 बराबर क्या आ गया, 2P2। और बेटा अगर अनुपात निकालना हो तो अनुपात के लिए 2√2 P2 रेशियो P2 रेशियो 2P2। तो बेटा P2 कैंसिल हो जाएगा, 2√2 रेशियो 1 रेशियो 2। तो ये आपका आंसर होगा कि भैया अंतिम प्रारंभिक दाबों का जो अनुपात दे रखा है वो 2√2 रेशियो 1 रेशियो 2। और ऐसा कहाँ पे लिखा है, 10 नंबर पे ऐसा कहाँ पे लिखा है, सेकंड ऑप्शन पे लिखा है। तो 10 का आपका सेकंड ऑप्शन सही हुआ होगा। ओके, तो आई होप आपका ये प्रश्न सही हुआ होगा, ठीक है ना, और आपको समझ में आया होगा सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा दिए गए दाब आयतन ग्राफ में समआयतनी प्रक्रम, समतापी प्रक्रम, समदाबी प्रक्रम भाग है। बेटा अगर हम समआयतनी प्रक्रम की बात करें तो सबको पता है कि समआयतनी प्रक्रम में P प्रोपोर्शनल टू 1/V होता है और ग्राफ थोड़ा इस तरह का बनता है। तो ये वाला जो ग्राफ दिख रहा है वो अपने को समआयतनिक दिख रहा है, वो अपने को क्या दिख रहा है, समआयतनिक दिख रहा है। और ये सबको पता है कि जो रुद्धोष प्रक्रम में जो रुद्धोष ग्राफ बनता है वो समतापी वक्र से ज्यादा स्टीपर होता है। ज्यादा क्या होता है, स्टीपर होता है। अगर हम बात करें यहाँ पे समतापी की, समतापी में आपका ताप, अच्छा ये सॉरी अच्छा समआयतनिक का था, सॉरी इसको गलत लिख दिया। ये जो आपका एडी है ये आपका समतापी होगा, ये आपका क्या होगा, समतापी होगा। क्योंकि आपने देखा है कि समतापी ग्राफ में P प्रोपोर्शनल टू 1/V होता है समतापी प्रक्रम में। तो यहाँ पे जो ग्राफ बनता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है।
अगर हम सम आयतनिक की बात करें तो सम आयतनिक में आयतन क्या रहता है, नियत रहता है। आयतन जब नियत होता है तो ये जो ग्राफ बन रहा होता है ये वॉल्यूम एक्सिस के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये वाला ग्राफ देखोगे तो ये आपको वॉल्यूम एक्सिस के परपेंडिकुलर दिख रहा है, तो ये सम आयतनिक हो गया। अब समदाबी प्रक्रम में क्या होता है, समदाबी प्रक्रम की अगर हम बात करें तो यहां पे दाब नियत होता है, तो ये आपका आयतन अक्ष के समांतर रेखा आती है। तो ये जो ए बी वाला पार्ट दिख रहा है ये अपने को समदाबी दिख रहा है। क्या दिख रहा है, समदाबी दिख रहा है। अब हम देख लेते हैं अपने ऑप्शन। सम आयतनिक में या तो ए बी दिखना चाहिए या तो डी ए दिखना चाहिए। सम आयतनिक में, अच्छा सॉरी, सम आयतनिक में या तो सी डी दिखना चाहिए या तो डी सी दिखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एरो नहीं बनाए गए। तो यहाँ पे सी डी या डी सी, तो सी डी या डी सी पे देख लिया तो अपना ऑप्शन कौन सा शुरू हो रहा है। अच्छा ये तो ऑप्शन गलत ही हो गए, है ना। तो डी सी लिखा है, यहाँ पे सी डी लिखा है। चलो आगे देखते हैं। अब दूसरा क्या दे रखा है, समतापी। समतापी कौन सा था, ये या तो ए बी होना चाहिए या तो ए डी होना चाहिए तो डी ए होना चाहिए। तो यहाँ पे ए डी और डी ए। चलो आगे देखते हैं। समदाबी प्रक्रम, समदाबी प्रक्रम क्या दिखा रहा है, ए बी दिखा रहा है। अब देखो यहाँ पे ये गलत हो गया। समदाबी प्रक्रम अब आपका क्या है, ए बी है। समदाबी प्रक्रम आपका क्या है, ए बी है, सॉरी समदाबी प्रक्रम आपका क्या है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा, यहाँ पे जो आपका सही ऑप्शन होगा, जो आपका सी डी है वो समआयतनिक प्रक्रम हो गया। जो सी डी है समआयतनिक प्रक्रम हो गया, और जो डी ए है वो आपका समतापी प्रक्रम हो गया, और जो आपका ए बी है वो आपका क्या हो गया, समदाबी प्रक्रम हो गया। तो इस हिसाब से आपका सही ऑप्शन क्या होगा, चौथा होगा। तो 11th का आपका चौथा ऑप्शन सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे समदाबी प्रक्रम में द्विपरमाणु गैस के लिए निकाय को दी गई ऊष्मा dQ और किए गए कार्य dW का अनुपात होगा। तो बेटा अगर हम समदाबी प्रक्रम की बात करें, समदाबी प्रक्रम की बात करें तो समदाबी प्रक्रम में बच्चा जो आपका dQ होता है वो होता है म्यू CP डेल्टा T, और जो dW होता है वो होता है म्यू R डेल्टा T। म्यू आपका नंबर ऑफ मोल्स है। यहाँ पे dQ अपॉन dW करेंगे तो ये आएगा CP अपॉन R, और CP का फार्मूला आपने पढ़ रखा है R ब्रैकेट में 1 + F/2 अपॉन R। R से R क्या हो गया, कैंसिल हो गया। कौन सी गैस है, द्विपरमाणु गैस है। द्विपरमाणु गैस के लिए F कितना होता है, 5 होता है। जब ये वैल्यू पुट करोगे तो ये आंसर आएगा 7/2। तो यहाँ पे कौन से ऑप्शन पे दिख रहा है, सेकंड ऑप्शन पे दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, सेकंड सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, सेकंड सही होगा। अब जरा हम लोग अगली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 पे क्या बोला जा रहा है, एक हीटर किसी निकाय को 100 वाट की दर से ऊष्मा प्रदान करता है। मतलब यहाँ पे ऊष्मा निकाय को दी जा रही है। कह रहा है यदि निकाय 75 जूल पर सेकंड, वाट लिखा हो या जूल पर सेकंड लिखा हो, दोनों यूनिट क्या होते हैं, सेम होते हैं, की दर से कार्य करता है तो आंतरिक ऊर्जा की वृद्धि किस दर से होगी। ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है उसके हिसाब से ये एक संबंध लिख दिया गया। अब यहां पर ऊष्मा दी जा रही है तो dQ आपका क्या होगा, प्लस साइन के साथ 100 वाट, और निकाय कार्य कर रहा है तो dW भी क्या होगा, प्लस साइन के साथ। तो यहाँ पे जो आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन की दर होगा वो हो जाएगा 25 वाट। वो क्या हो जाएगा, 25 वाट। और ऐसा आपका कहाँ पे लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1 पे लिखा है। तो 13 का आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 करे कि एक घन की आकृति के एक टुकड़े का द्रव्यमान कैपिटल M है, वह क्षैतिज पृष्ठ पर विरामावस्था में है। चित्रानुसार दो गुटके जिनका द्रव्यमान स्मॉल m1 और स्मॉल m2 है, एक डोरी जो कि घिरनी से होकर गुजर रही है के द्वारा संपर्क में है। घर्षण को नगण्य मानते हुए फिर बल F परिमाण का एक नियत बल क्षैतिज जिसे M पर लागू किया गया, कैपिटल M पर लागू किया गया, ताकि M1 और M2 कैपिटल M के सापेक्ष स्थानांतरित ना हो। मतलब ये जो स्मॉल m1 और स्मॉल m2 है ये m के सापेक्ष स्थानांतरित नहीं हो रहे हैं। तो कह रहे हैं f का मान बताओ। अगर बेटा ये स्थानांतरित नहीं हो रहे हैं तो इन दोनों का एक्सीलरेशन क्या होगा, 0 होगा। अगर इन दोनों का एक्सीलरेशन 0 होगा तो बेटा इसका वेट क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड m1g। ये टेंशन लग रहा होगा, यहाँ पर ये टेंशन लग रहा होगा, यहाँ पर ये टेंशन लग रहा होगा, ठीक है ना। और
अगर इन दोनों ब्लॉक की बात करें, ये टेंशन लग रहा होगा, तो यहां पे देखो जो ब्लॉक लटक रहा है, जो ब्लॉक लटक रहा है वो आपका क्या दे रहा है, वेट नीचे की ओर लग रहा है, वेट क्या लग रहा है, नीचे की ओर। और अगर इस पर इस डायरेक्शन पे फोर्स लग रहा होगा तो ये एक दूसरे के सापेक्ष क्या रहेंगे, स्थिर रहेंगे। तो m2a बराबर m1g, तो यहां से बच्चा a बराबर क्या आएगा, m1g अपॉन m2। जब ये एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है ना, तो यहां पर जो f होगा वो होगा टोटल मास, मतलब कैपिटल M प्लस m1 प्लस m2 इंटू क्या हो जाएगा a, वैल्यू पुट करेंगे कैपिटल M प्लस m1 प्लस m2 और a की वैल्यू रखेंगे m1g अपॉन m2, m1g अपॉन m2। और ये ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, ये ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, m1g अपॉन m2, m1g अपॉन m2 कैपिटल M1 प्लस m1 प्लस m2, और ये मुझे सेकंड ऑप्शन पे दिख रहा है, ठीक है ना, जी उन्होंने पीछे लिख दिया। तो ये आपका 14 का सेकंड ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि 5 बल F1, F2, F3, F4, F5 2 किलोग्राम द्रव्यमान के कण पर लग रहे हैं और यह 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ पूर्व दिशा में गति कर रहा है। यदि F1 हटा दिया जाता है तो 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर उत्तर की ओर जाता है, तब केवल F1, जब केवल F1 लग रहा हो तो गुटके का त्वरण होगा। बच्चा अभी जो आपका नेट फोर्स आएगा इनके वेक्टर सम सदिश योग के क्या होगा, बराबर होगा। और न्यूटन के द्वितीय नियम से जो नेट फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास आपका 2 दे रखा है और एक्सेलरेशन कितना दे रखा है, त्वरण कितना दे रखा है, 4। तो 4 गुणे 2 कितना हो गया, 8 हो गया। अच्छा दिशा क्या दे रखी है बेटा, पूर्व दिशा दे रखी है। क्या दे रखी है, पूर्व दिशा। अगर हम लोग इस तरह लिख लें, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इस डायरेक्शन पे जा रहे हैं तो इसको अपन लोग आई कैप मान सकते हैं, इसका यूनिट वेक्टर अपन लोग क्या मान सकते हैं, जे कैप मान सकते हैं। तो ये वेक्टर फॉर्म पर लिख जाएगा 8 आई कैप, ठीक है ना। कह रहा यदि F1 हटा दिया गया, जब F1 हटा दोगे तो अब नेट फोर्स हो जाएगा F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5। कह रहा है कि अब 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मास तो वही होगा, ये 14 हो गया। और दिशा क्या हो गई, उत्तर की ओर। और उत्तर की ओर आप यूनिट वेक्टर क्या लिख रहे हो, जे कैप। अगर मैं पहली वाली क्वेश्चन पे दूसरी वाली क्वेश्चन को सब्ट्रैक्ट करूं तो देखो सब कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा F1 और F1 आएगा 8 आई कैप माइनस 14 जे कैप। ये आपका सदिश रूप में बल आ गया। इसका हम लोग मैग्नीट्यूड निकालते हैं, परिमाण निकालते हैं, और जो परिमाण आएगा आपका वो 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64, और 14 का स्क्वायर कितना हो गया, 196, और ये मिलके बन गया 260 न्यूटन। अब जो त्वरण पूछा जा रहा है, ए बराबर मॉड F1 अपॉन m अंडर रूट 260, ये 2 दे रखा है। अगर इसको स्क्वायर रूट के अंदर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 4 से डिवाइड करोगे तो ये क्या आएगा, अंडर रूट 65 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसा कहाँ पे लिखा है, सेकंड ऑप्शन पे लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका सेकंड सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है 2 पिंड A तथा B क्रमशः द्रव्यमान 2m और m द्रव्यमानहीन डोरी द्वारा संपर्क में है। चित्रानुसार पूर्ण निकाय के द्रव्यमान विहीन स्प्रिंग द्वारा जुड़ा है। डोरी को काटने के तुरंत बाद A और B के त्वरण हो गए। बेटा अगर अभी मैं बात करूं तो टोटल मास क्या हो जाएगा, 3m हो जाएगा। टोटल सिस्टम का मास क्या हो जाएगा, 3m। वेट कहाँ लग रहा होगा, 3mg। ये ऊपर की ओर T लग रहा होगा या नेट फोर्स लग रहा हो, तो यहां से अभी इक्विलिब्रियम पर है तो 3mg होगा। संतुलन की स्थिति पर क्या होगा, संतुलन की स्थिति पर 3mg होगा। अब कह रहे कि डोरी को काटो, जैसे ही डोरी को काटोगे तो जो बी वाला ब्लॉक होगा ये मुक्त रूप से गिरेगा। अगर मुक्त रूप से गिरेगा तो मुक्त रूप से गिरने का मतलब हो गया इसका जो त्वरण होगा वो किसके बराबर होगा, जी के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, जी के बराबर होगा। और ठीक इसी समय अगर मैं इसका FBD बनाऊं ए, इस पर ऊपर की ओर क्या लग रहा था, 3mg आपने संतुलन की स्थिति, इसका खुद का जो वेट है 2mg डाउनवर्ड होगा, ठीक है ना। नेट फोर्स ऊपर दिख रहा है
तो एक्सीलरेशन भी क्या होगा, ऊपर होगा 3 mg माइनस 2 mg बराबर 2 ma। तो इसका जो एक्सीलरेशन दिख रहा है वो g/2 आ रहा है। तो ये जो ब्लॉक है ए, इसका एक्सीलरेशन g/2 है और जो बी ब्लॉक है वो g है। तो सही ऑप्शन या सही कॉम्बिनेशन कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड पर। तो आपका जो 16 है उसमें आपका कौन सा सही होगा, सेकंड नंबर सही होगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि स्प्रिंग में तनाव है। देखो स्प्रिंग के दोनों सिरों को आप 5 न्यूटन से क्या कर रहे हो, खींच रहे हो। तो स्प्रिंग के हर एक पॉइंट पर टेंशन जो आप दोनों सिरों पर बल लगा रहे हो उस बल के क्या होगा, बराबर होगा। तो स्प्रिंग के किसी भी पॉइंट पर आपसे टेंशन पूछा जाएगा, आपका आंसर क्या होगा, 5 न्यूटन होगा। ओके, तो इसका सही जवाब है आपका 5 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि एक 20 मीटर पर सेकंड की दर से आती हुई 150 ग्राम की क्रिकेट की गेंद कोई खिलाड़ी पकड़ता है। यदि पकड़ने की क्रिया 0.1 सेकंड के बाद समाप्त होती है तब गेंद द्वारा खिलाड़ी के हाथ पर कितना बल होगा। यहाँ पर जब गेंद पकड़ रहा होगा तो पकड़ने के बाद गेंद का अंतिम वेग क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो जब अंतिम वेग शून्य हो जाएगा तो अंतिम संवेग भी क्या होगा, शून्य होगा। और आपने पढ़ा है संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के बराबर होती है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं F बराबर m dv/dt। F ये बेटा 150 ग्राम है, अगर इसको चेंज करोगे 1000 से डिवाइड करोगे तो ये 0.15 किलोग्राम आएगा। 0.15 लिख दिया। जो आयतन में जो वेग में परिवर्तन हो रहा है वो 20 हो गया। और बच्चा जो समय दे रखा है वो समय क्या दे रखा है, 0.1 दे रखा है। ये आप 0 बढ़ाएंगे, 2 0 से कैंसिल होगा, 15 दूना कितना होता है, 30 होता है। तो यहाँ पे जो आरोपित बल होगा वो कितना होगा, 30 न्यूटन होगा। और ऐसा कहाँ पे लिखा गया है, ऐसा आपके तीसरा ऑप्शन पे दिख रहा है कि आपका ये 30 न्यूटन होगा। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन नंबर 18 का आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 बच्चा कह रहा है 40 किलोग्राम का एक तख्ता घर्षणहीन जमीन पर, मतलब ये जो सरफेस दिख रहा है आपको फ्रिक्शनलेस है, स्मूथ है। अगर स्मूथ है तो यहाँ पर किसी प्रकार का कोई घर्षण नहीं लगेगा। कह रहा है 10 किलोग्राम का पिंड एक तख्ते के ऊपर रखा है, मतलब ये जो तख्ता है इसके ऊपर 10 किलोग्राम का पिंड रखा गया है। तख्ते और पिंड का संपर्क भी घर्षण रहित है, मतलब यहाँ पे ये जो लेयर है ये स्मूथ है, घर्षण विहीन है। तो यहाँ पे घर्षण नहीं लगेगा। कह रहा है कि 10 किलोग्राम के पिंड पर 100 न्यूटन का बल लग रहा है, 36 बल पिंड का परिणामी त्वरण होगा। बच्चा एक बात समझो कि अगर यहाँ पे 100 न्यूटन लग रहा है, अगर यहाँ पे घर्षण होता तो मुझे फ्रिक्शन फोर्स दिखाना होता है। यहाँ पे 100 न्यूटन पे क्षैतिज दिशा में सिर्फ एक फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन। तो ये इसी डायरेक्शन पे क्या करेगा, गति करेगा। और इसका एक्सेलरेशन हम लोग क्या मानेंगे, ए मानेंगे। न्यूटन की अगर 2-3 नियम की बात करें, F बराबर ma, तो ये 100 हो गया, ये 10 हो गया, ये a हो गया। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो a बराबर कितना आएगा बेटा, 10 न्यूटन आएगा। a बराबर कितना आएगा, 10 न्यूटन आएगा, सॉरी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। तो जो आपका परिणामी त्वरण है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका पहला ऑप्शन सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है दी गई वस्तु 45 डिग्री के खुरदरे झुकाव से फिसलने पर n गुना अधिक समय लेती है। जब यह 45 डिग्री की चिकनी सतह से फिसलती है तो वस्तु और झुकाव के बीच गतिज घर्षण गुणांक है। बच्चा अगर ये मैं बात करूं कि ये चिकनी सतह है, ये कैसी सतह, चिकनी, और ये थीटा दे रखा है, और यहाँ पे कोई ब्लॉक m मास का फिसलना शुरू करेगा, उसका प्रारंभिक वेग 0 होगा, और यहाँ पे t समय लगता है। कितना समय लगता है, t, और ये दूरी दे रखी s। वही इंक्लाइंड प्लेन है, एंगल वही थीटा है, डिस्टेंस सेम है, ये ब्लॉक m है, उसका इनिशियल प्रारंभिक वेग 0 होगा बस। अब ये ब्लॉक क्या हो गया, घर्षण। तो यहाँ पे कितना समय लगेगा, nt समय लगेगा। यहाँ पे जो त्वरण होगा वो g साइन थीटा लग रहा होगा, और यहाँ पे जो त्वरण होगा वो घर्षण की वजह से त्वरण g साइन थीटा ना होके g ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा होगा। और यहाँ पे जब दूरी का इक्वेशन बनाएंगे तो हमें एक फार्मूला मिलता है, म्यू बराबर tan थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस 1/n²। ये अब यहाँ पे क्वेश्चन में थीटा कितना दे रखा है, 45 दे रखा है, और कितने n गुना समय ले रहा है, तो यहाँ पे n ही रहेगा। तो यहाँ पे tan 45 और ये 1 माइनस 1/n² हो गया। tan 45 आपका 1 होता है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा 1 माइनस 1/n²। और ऐसा कहाँ पे लिखा है, और ऐसा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे लिखा है। कहाँ पे लिखा है, फर्स्ट पे। तो आपका 20 का पहला ऑप्शन सही होगा। ओके,
चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे देखते हैं। बेटा ये कह रहा है कि एक 12 किलोग्राम इसका ये जो बंदर है इसका मास क्या दे रखा है 12 किलोग्राम पुलिस से गुजर रहा है। और ये जो बेटा केले के गुच्छा दे रखा है ये कितना दे रखा है 16 किलोग्राम का। कह रहा है पुली का द्रव्यमान और घर्षण नगण्य मानते हुए पुली का प्रभाव केवल रस्सी के बल की दिशा को उल्टा करता है। केलों को उठाए बिना बंदर के पास अधिकतम त्वरण होगा। बेटा ये जब बंदर चढ़ रहा है तो केले अपनी जगह पर फिक्स है, मतलब केले विराम पर ही है, तो केले का त्वरण क्या हो जाएगा 0, तो केले पर लगने वाला नेट फोर्स क्या हो जाएगा 0। अगर हम केलों की बात करें तो यहाँ पर इसका जो वेट है 16G वो नीचे लग रहा होगा, डोरी के तनाव T ऊपर लग रहा होगा। केला अभी भी रेस्ट पर रखा है, मतलब इस पर लगने वाला नेट फोर्स 0 है, जब परिणामी बल 0 है तो ये जो तनाव होगा T वो केलों के भार के क्या होगा बराबर होगा। डोरी वही है बेटा, तो ये T। अगर मैं बंदर की बात करूं तो बंदर का वेट क्या लग रहा होगा 12G नीचे, और बंदर कहाँ जा रहा होगा ऊपर जा रहा होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये क्या लिखेंगे T माइनस 12G बराबर m इंटू ए होता है। 12 किलोग्राम द्रव्यमान है, ये ए हो गया। T की वैल्यू अपन लोगों ने निकाली थी 16G माइनस 12G बराबर 12A। ये 4G आया, ये 12A आया। यहाँ से A बराबर आ गया G/3। अगर G जगह 10 रखेंगे तो वैल्यू आएगा 3.3। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा आपका सेकंड होगा। सही जवाब आपका क्या होगा सेकंड होगा। तो 21 का आपका कौन सा सही है दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा एक m द्रव्यमान का लोलक रेलगाड़ी की छत पर लटकाया जाता है जो कि a त्वरण के साथ गति कर रहा है कोण थीटा। बेटा अगर ये t मान ले, ये थीटा होगा तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा t cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट होगा t sin थीटा। और मान लो देखने वाला बंदा यहीं पर है तो जो इस पर स्यूडो फोर्स लगेगा वो ma होगा। तो अब एबीडी बन चुकी है और इसका वेट कहाँ लग रहा होगा डाउनवर्ड लग रहा होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं t sin थीटा बराबर ma और t cos थीटा बराबर क्या लिख देंगे mg। t से t कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा a/g। तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स a/g। तो ये आएगा आपका आंसर कि tan इनवर्स a/g। और ये कहाँ दे रखा है, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे दे रखा है। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा पहला होगा। क्वेश्चन नंबर 23 बेटा कि ये जो वेट दे रखा है 10√3 दे रखा है, OA और OB डोरी पर टेंशन निकालना है। देखो यहाँ पे 3 फोर्स है, अगर मैं बनाऊं तो एक ये फोर्स दिख रहा है आपको, एक ये फोर्स दिख रहा है और एक ये फोर्स दिख रहा है। ये वाला जो है वो 10√3 न्यूटन है, ये T2 है और ये क्या है T1 मान लिया। अच्छा अगर बेटा ये 60 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। मैं इसको यहाँ तो ये 90 हो जाएगा। बेटा पूरा 180 होगा तो ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे बनाना चाहूँ तो ये एंगल 120, ये एंगल 90 और ये पूरा का पूरा एंगल कितना हो जाएगा 90 + 60 150। ओके अगर लामी प्रमेय लगाई जाए, कौन सी प्रमेय लगाई जाए लामी प्रमेय, तो लामी की प्रमेय से T1 अपॉन, जब T1 लिया तो इन दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल कितना है 150 बराबर T2 अपॉन, जब T2 लिया तो इन दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल क्या है sin 90 बराबर 10√3 और इन दोनों के बीच का एंगल क्या है sin 120। तो हम पहले इसको बराबर कर लेते हैं या इसको बराबर कर लीजिए। T2 sin 90 का मान क्या हो गया 1, ये 10√3 लिखा है। sin 120 होता है sin 90 + 30, sin 90 + थीटा होता है cos थीटा। तो ये हो जाएगा cos 30 और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो 2 चला गया ऊपर, √3 से √3 कैंसिल, तो ये हो गया 20 न्यूटन। तो T2 कितना आ गया 20 न्यूटन आया। अब अगर इनको हम लोग बराबर कर लें तो T1 और ये जो sin 150 लिखा है sin 150 होता है sin 90 + 60 cos 60 और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। T2 आपने निकाला था 20 और sin 90 1, 2 जाएगा ऊपर तो T1 कितना हो जाएगा 10 न्यूटन। तो जो टेंशन आ रहा है वो 10 और 20 आ रहे हैं और ऐसा कहाँ पे दिख रहा है आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे दिख रहा है। तो आपका सही जवाब क्या होगा 23 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। ओके क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा 4 व 5 kg के 2 पिंड डोरी से बांधकर एक घर्षण रहित मेज पर रखे गए 5 किलोग्राम द्रव्यमान का त्वरण होगा। देखो बेटा इसका जो वेट होगा 50 न्यूटन वो डाउनवर्ड डायरेक्शन पे लग रहा होगा। ये आपका टेंशन होगा, यहाँ पे ये टेंशन इसको आगे की ओर मूव करा रहा होगा, इसका एक्सेलरेशन इस तरह होगा। ओके
तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो अगर इसके लिए बात करें तो ये 50 माइनस टी बराबर क्या हो जाएगा 5 है। और इस ब्लॉक की बात करें तो क्षैतिज दिशा में सिंगल फोर्स लग रहा है तनाव, और वो हो जाएगा 4 है। इस टी की वैल्यू को अगर यहाँ पुट कर दिया जाए तो ये आपका आएगा 9 है। तो ए बराबर आएगा 50/9। अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो 9 से डिवाइड करने पर 5 अपना जो आंसर आता है तो जी की वैल्यू क्या ली गई बच्चा? अच्छा, जी की वैल्यू कोई दे नहीं रखी, तो अपना जो आंसर आ रहा है 5.5 समथिंग आ रहा है, 5.5 समथिंग। तो ये वाला ऑप्शन ज़्यादा क्लोज दिख रहा है, वो थोड़ा आंसर मिसमैच हो रहा है, क्योंकि अगर जी की वैल्यू हम लोग 9.8 ले लें यहाँ पर तो ये 49 आएगा। 49 के हिसाब से आप पुट करोगे तो फिर आपका करेक्ट डिजिट पे दिख जाएगा, है ना। तो वो आपका सेकंड ऑप्शन से होगा। मैंने जो सोल्यूशन दिया वो आपको 10 से दिया, ओके, इस वजह से थोड़ा पॉइंट में ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, हाँ ये सही है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहे बर्फ पर रखे 100 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर 98 न्यूटन का बल लगाने पर वह गति प्रारंभ शुरू कर देती है। स्थैतिक घर्षण गुणांक होगा। मतलब 98 न्यूटन पर गति प्रारंभ शुरू होता है, तो ये एक तरह से यहाँ से बॉर्डर लाइन है। तो आपका जो स्थैतिक घर्षण होगा वहाँ पे स्थैतिक घर्षण Fs बराबर होता है म्यू एस इंटू आर, और ये होता है mg। तो म्यू एस बराबर हो जाएगा Fs/mg। म्यू एस बराबर ये आपका 98 दे रखा है, m आपका कितना दे रखा है 100, g हम लोगों ने ले लिया 9.8, 0 बढ़ाया ये आया 10, और जब डिवाइड किया तो कितना आ गया 0.1 आ गया। और 0.1 कहाँ दे रखा है? चौथा दे रखा है। तो ये बेटा मैंने आपके 1 से 25 तक के क्वेश्चन सॉल्व किए। अब आगे आपको 26 से 50 तक के कोई दूसरे सर या मैम आपके क्वेश्चन सॉल्व कराएंगी। ओके बेटा, जय हिंद, थैंक यू। गुड इवनिंग बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 to 25 आपको रोहित सर डिस्कस करा चुके हैं, और आगे 26 से 50 तक जो क्वेश्चन डिस्कस मैं कराऊंगी आप लोगों को। और डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग अपने सिंह सर का सपना याद कर लेते हैं कि अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का भी अधिकार सबको। और इसी ध्येय को अपने मन में बनाते हुए, अपने साथ रखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और बिना देरी किए हुए आगे अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि स्थैतिक घर्षण कि अधिकतम मान को क्या कहा जाता है। बेटा 4 ऑप्शन दिए हैं हमें, सीमांत घर्षण, घूर्णी घर्षण और सामान्य प्रतिक्रिया और घर्षण गुणांक। तो बेटा हम सभी जानते हैं कि जो हमारे स्थैतिक घर्षण या जो हमारा है स्टैटिक फ्रिक्शन, उसका जो अधिकतम मान होता है उसको हम लोग सीमांत घर्षण कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है बिल्कुल 1 जो है बिल्कुल सही हुआ। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारा क्वेश्चन है, एक वस्तु बर्फ की सतह पर 8 मीटर पर सेकंड की गति से चल रही है और घर्षण के प्रभाव से 40 मीटर चलकर विराम में आ जाती है। वस्तु तथा बर्फ की सतह के बीच घर्षण गुणांक है। तो बेटा आपसे घर्षण गुणांक पूछ रहा है, यानी कि आपसे क्या पूछ रहा है, म्यू की वैल्यू पूछ रहा है। तो बेटा म्यू की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है। अब देखते हैं उसने हमें क्या क्या दिया हुआ है। उसने हमें दिया है कि वस्तु बर्फ की सतह पर 8 मीटर पर सेकंड की गति से चल रही है, यानी कि उसने हमें दिया हुआ है यू वेग दिया है, तो 8 मीटर पर सेकंड। फिर उसने हमें क्या दिया है, और घर्षण के प्रभाव से 40 मीटर चलकर विराम में आ जाती है। तो बेटा एस उसने हमें क्या दिया हुआ है, दूरी क्या दी हुई है 40 मीटर, और विराम में आ जा रही है, यानी कि हमारी जो फाइनल वेलोसिटी है, अंतिम वेग है, वो हमारा क्या हो गया 0। वस्तु तथा बर्फ के सतह के बीच घर्षण गुणांक है। तो घर्षण गुणांक अब हम निकालते हैं। हम क्या करेंगे बेटा, हम लोग जानते हैं कि F इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू mg होता है, और इसको किसके इक्वल लिख सकते हैं, ma के इक्वल लिख सकते हैं। तो म्यू mg, m से बेटा m कैंसिल हुआ, a इज इक्वल टू आया म्यू जी। अब जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो हमारे जो त्वरण की जगह हम लोग क्या यूज करेंगे, a की जगह म्यू जी। तो बेटा हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो हमारे गति का जो तीसरा नियम है, वो है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू v, तो बेटा हमारा क्या है, v तो बेटा हमारा यहाँ 0 है, तो 0 बराबर u की वैल्यू बेटा हमें दी है 8 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a, जो है बेटा हम यहाँ यूज करेंगे म्यू इंटू जी,
और s बेटा हमको जो है दिया हुआ है 40 मीटर। तो बेटा जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो म्यू की वैल्यू जो हमारी आती है, जी की वैल्यू हम 10 रखेंगे, म्यू की वैल्यू आ रही है हमारी बेटा 64 अपॉन, यहाँ पर आया हमारा 2 इंटू जी की वैल्यू 10 इंटू 40, तो हमारा आया 32 बाई 400। तो बेटा जब इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 0.08 जो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है 0.1 के। तो अगर हम अपने ऑप्शंस देखें तो 0.1 हमारा कौन सा ऑप्शन आ रहा है, तो बेटा ऑप्शन नंबर 1 0.01 है, 2 हमारा 0.02 है और 3 हमारा 0.15 है और 4 है, इनमें से कोई नहीं। तो हम मुझे ऐसा लगता है कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारा ऑप्शन इनमें से किसी से भी मैच नहीं खाता, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर 4 सही हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मेरा बेटा अभिकथन दिया है आपको। अभिकथन है कि द्रव्यमान अकेले एक वस्तु का गुण है जबकि वजन दो वस्तुओं पर परस्पर क्रिया से उत्पन्न होता है। कारण है यदि वजन को गैर जड़त्वीय फ्रेम से नापा जाता है तो माप वास्तविक वजन के बजाय एक आभासी वजन देता है। तो बेटा अभिकथन जो है और कारण जो है, अब देखते हैं वो एक दूसरे को रिलेट करते हैं या नहीं करते हैं। तो पहले अभिकथन फिर से एक बार देखेंगे कि द्रव्यमान अकेले वस्तु का गुण है, बिल्कुल सही बात है, एक वस्तु का गुण है, जबकि वजन दो वस्तुओं पर परस्पर क्रिया से उत्पन्न होता है। सच में वजन जो है वो दो वस्तुओं के परस्पर क्रिया से ही उत्पन्न होता है, क्योंकि बेटा W इज इक्वल टू क्या होता है, mg होता है, ठीक है। तो बेटा और नेक्स्ट है हमारा कारण, यदि वजन को गैर जड़त्वीय फ्रेम से नापा जाता है तो माप वास्तविक वजन की बजाय आभासी वजन देता है, बिल्कुल सही है। तो बेटा हमारा अभिकथन भी सही है, हमारा कारण भी सही है, लेकिन एक चीज देखनी पड़ेगी कि जो हमारा अभिकथन है वो कारण की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो जब हमारा अभिकथन जो है कारण की सही व्याख्या नहीं कर रहा है तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन बेटा हम देखते हैं, पहला है यदि अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है, तो बेटा हमारा जो है कारण जो है सही व्याख्या नहीं कर रहा। यदि अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता है, तो बेटा हमारा कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही रहा। यदि अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारा क्वेश्चन, ये भी अभिकथन और कारण से रिलेटेड है। पहला है हमारा अभिकथन जो है, न्यूटन का दूसरा नियम बताता है कि जब कोई परिणामी बल किसी वस्तु पर कार्य करता है तो उसे त्वरित करता है, और कारण दे रहा है जब किसी वस्तु पर 2 या 2 से अधिक बल लगाए जाते हैं तो उसे त्वरित होना चाहिए। तो बेटा अब हमें उसने जो है 4 ऑप्शन दे रखे हैं असर्शन रीजन से रिलेटेड, यानी कि हमारे अभिकथन और कारण से रिलेटेड। तो पहले हम फिर से एक बार स्टेटमेंट पढ़ता है, न्यूटन का दूसरा नियम क्या होता है बेटा, F इज इक्वल टू ma, ठीक है। दूसरा नियम है कि जब कोई परिणामी बल किसी वस्तु पर कार्य करता है तो उसे त्वरित करता है, जब परिणामी बल कार्य करता है तो उसे त्वरित करता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, बिल्कुल ही सही है। और दूसरा है हमारा, जब किसी वस्तु पर 2 या 2 से अधिक बल लगाए जाते हैं तो उसे त्वरित होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है, रॉन्ग है। तो बेटा हम देखें कौन सा ऑप्शन सही है। अगर हम ऑप्शन नंबर 3 की तरफ जाएं कि ए सही है लेकिन आर गलत है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा है हमारा यहाँ पर कि 6 मीटर एक लंबी रस्सी को, यहाँ बेटा की होगा, 6 मीटर की एक लंबी रस्सी को घर्षण रहित सतह पर रखा जाता है और इसके एक सिरे पर 18 न्यूटन का बल लगाया जाता है। मध्य बिंदु पर रस्सी में तनाव होगा। चलिए देखते हैं, फिगर बनाते हैं इसका। हमारे पास यहाँ पर जैसे कोई रस्सी है तो हमने एक सिरा माना A, दूसरा सिरा माना बेटा B, एक सिरे पे वो बल लग रहा है हमारा 18 न्यूटन का बल लग रहा है, और जो रस्सी है, रस्सी की जो बेटा लंबाई दे रहा है वो 6 मीटर दे रहा है, और बेटा बोल रहा है कि मध्य बिंदु हमने माना यहाँ पे कोई मध्य बिंदु है हमारा C, तो मध्य बिंदु पर रस्सी का तनाव क्या होगा। अगर ये 6 मीटर है तो ये हमारा क्या होना चाहिए, 3 मीटर होना चाहिए। ये भी हमारा क्या होना चाहिए, 3 मीटर होना चाहिए, ठीक है बेटा, ठीक है। अगर पूरी रस्सी की लंबाई L है, हमने माना पूरी रस्सी की लंबाई L है, L आपको 6 सेंटीमीटर दिया है, तो उसका मास क्या होगा, उसका द्रव्यमान क्या होगा। अगर हम लोग किससे ले रहे हैं, मास पर यूनिट लेंथ हम लोगों ने पढ़ रखा है, उसी के बेस को लेके हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर। अगर 6 मीटर की रस्सी की लंबाई का मास अगर m है, m kg है,
तो बेटा 3 मीटर की रस्सी का मास कितना होगा, m इंटू 3/6 यानी कि m/2 kg। ठीक है बेटा, तो जो हमारी 3 मीटर की रस्सी है यहां से यहां तक, इसका जो हमारा मास है वो क्या है बेटा, m/2। क्या है बेटा, m/2। F इज इक्वल टू बेटा क्या होता है, F इज इक्वल टू होता है ma। तो बेटा हमसे तनाव पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम अगर T लिखें, यहाँ पे अगर हम T लिखें तो बेटा हमारा T इज इक्वल टू ma, तो m की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं बेटा, m/2। और F इज इक्वल टू होता है बेटा ma, तो a की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, F/m। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे F/m, तो m से m कैंसिल हो गया, आया F/2। और F बेटा हम लोगों को क्या गिवन है, F उसने हमको दिया है 18 न्यूटन, F उसने हमको दिया है 18 न्यूटन, तो यहाँ पे आया हमारा 18/2, तो आया 9 न्यूटन। हमारा आंसर आया 9 न्यूटन। तो देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल करेक्ट जाएगा, 9 न्यूटन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, रॉकेट इंजन किसी रॉकेट को पृथ्वी की सतह से उठाते हैं क्योंकि गर्म गैसें उच्च वेग के साथ रॉकेट को उठाने वाली हवा को गर्म करती हैं, या पृथ्वी के विरुद्ध धक्का देती हैं, या रॉकेट के विरुद्ध प्रतिक्रिया करती हैं और उसे ऊपर ढकेलती हैं, या हवा के विपरीत धक्का देना। तो बेटा देखें यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है कि हमारा क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जो है, रॉकेट का क्या होगा हमारा, रॉकेट इंजन किसी रॉकेट को पृथ्वी की सतह से उठाते हैं क्योंकि गर्म गैसें उच्च वेग के साथ रॉकेट के विरुद्ध प्रतिक्रिया करती हैं और उसे ऊपर धकेलती हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हुआ बेटा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बेटा है हमारा 32वां क्वेश्चन, m द्रव्यमान का एक कण r त्रिज्या के पथ में एक समान वृत्तीय गति निष्पादित कर रहा है। यदि p इसके रेखीय त्वरण का परिमाण है, कण पर कार्य करने वाला अभिकेंद्री बल होगा। बेटा अभिकेंद्री बल क्या होता है, अभिकेंद्री बल होता है बेटा F इज इक्वल टू हमारा होता है mv²/r। तो बेटा यहाँ पे m है ही हमारा, r भी है, v की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, p/m भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर क्योंकि हमारा p इज इक्वल टू होता है बेटा mv, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा p/m। ठीक है, यहीं से हमने ये रिलेशन लिया, यहाँ रखा, तो हमारा हो गया यहाँ पे m/r इंटू p²/m²। तो m² से m हमारा कट गया, तो हमारा आया p²/mr। F इज इक्वल टू, तो देखिए बेटा हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। सारे ऑप्शन देखते हैं, तो सारे ऑप्शन में पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा गलत, चौथा आंसर हमारा बिल्कुल सही है, p²/rm। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चा हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, और क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, 10 किग्रा द्रव्यमान का एक पिंड एक खुरदुरी क्षैतिज सतह पर पड़ा है। बेटा हमारे पास कोई भी पिंड है, एक खुरदुरी सतह पर पड़ा है, जिसका बेटा m जो है वो क्या दे रहा है, 10 kg। जब F न्यूटन का क्षैतिज बल इस पर कार्य करता है, इस पे एक F न्यूटन का बल कार्य करता है, तो बेटा वो इसे 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण देता है। मतलब इसे कितना त्वरण प्राप्त होता है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण प्राप्त होता है जब F से खींच रहे हैं, तो A हमें मिल रहा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर बेटा वो क्या बोल रहा है, और जब क्षैतिज बल दुगना हो जाता है, जब यही बल क्या हो जा रहा है बेटा, जब यही बल क्या हो जा रहा है बेटा, दुगना हो जा रहा है, तब A जो है वो हमें दे रहा है 18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पिंड और क्षैतिज सतह के बीच घर्षण गुणांक होगा। तो बेटा वो हमसे क्या पूछ रहा है, पिंड और सतह के बीच घर्षण गुणांक पूछ रहा है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं इसकी। तो बेटा अगर हमारा जो होता है क्या कहते हैं, घर्षण बल, वो कहाँ लगता है, हमेशा सतह पर लगता है। तो यहाँ पर हमने माना है हमारे कोई सतह पर बल लग रहा होगा F के, तो F माइनस एफ के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, MA। तो इसमें इक्वेशन में क्या लिखेंगे, F माइनस एफ के इज इक्वल टू M तो हमारा M है और ये हमारा A दिया है 5। ठीक है, दूसरी इक्वेशन बनाते हैं इसके लिए, तो हो जाएगा हमारा 2F माइनस एफ के इज इक्वल टू MA। तो इसको कैसे लिखेंगे बेटा, 2F माइनस एफ के बेटा
और m की जगह a की जगह लिखेंगे 18, तो m इंटू 18। तो इक्वेशन नंबर 1 हुई बेटा हमारी, इक्वेशन नंबर 2 ही बेटा। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में हम क्या कर देते हैं बेटा, 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारा यहाँ पर आया 2f माइनस 2fk बराबर आया आपका 10m। यहाँ पे आया आपका 2f माइनस fk बराबर आया आपका बेटा 18m। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये भी 2f चिन्ह चेंज कर देते हैं, ये हमारा कैंसिल हो गया। ये बेटा आया हमारा माइनस fk, ये हमारा बेटा माइनस 8m। तो माइनस माइनस कटा तो fk इज इक्वल टू क्या आया बेटा 8m। लेकिन वो हमसे क्या पूछ रहा है, घर्षण गुणांक पूछ रहा है, हमसे म्यू पूछ रहा है। तो म्यू इज इक्वल टू होता है बेटा f बाई आर। f बाई आर को हम लोग लिख सकते हैं mg, ठीक है। तो f हमारा यहाँ पर क्या आया है बेटा 8m और यहाँ पे है mg। तो m से m हमारा कटा और g का मान होता है बेटा 10। तो यहाँ पर आया हमारा 0.8 हमारा घर्षण गुणांक, कोई यूनिट नहीं घर्षण गुणांक की, तो 0.8। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है बेटा, ऑप्शन नंबर अगर हम लोग 2 देखते हैं तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा है 0.8। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। तो क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। 0.25 kg द्रव्यमान की एक गेंद, कितना द्रव्यमान दे रहा है बेटा आपको 0.25 kg दे रहा है। फिर क्या बोल रहा है, जिसे 1.96 मीटर लंबी डोरी के एक सिरे से जोड़ा गया है। जो लंबाई दे रहा है वो कितना दे रहा है 1.96 मीटर दे रहा है। फिर क्या बोल रहा है, एक क्षैतिज वृत्त में गति कर रही है। जो क्या कर रही है, एक क्षैतिज वृत्त में गति कर रही है। यदि डोरी में तनाव जो है वो 25 न्यूटन का है, अगर वो तनाव जो दे रहा है वो क्या दे रहा है 25 न्यूटन का है, तो वह टूट जाती है किस अधिकतम चाल से गेंद को घुमाया जा सकता है। तो बेटा अधिकतम चाल पूछ रहा है, यानी कि आपसे वो v पूछ रहा है। हम जानते हैं F इक्वल टू बेटा होता है mv स्क्वायर बाई आर। तो इसको हम लोग f भी लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे f की जगह लिखा हमने 25, m की जगह आया हमारा 0.25, v स्क्वायर यानी कि v की वैल्यू हमें निकालनी है, r या l जो भी हमें दिया हुआ है 1.96। तो चलिए इसको बेटा हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो आया हमारा 25 इंटू 1.96 अपॉन 0.25 इज इक्वल टू वी स्क्वायर। पॉइंट से पॉइंट हटाया, हमारा आया यहाँ पे 25 इंटू 196 बटे 25 बराबर आया आपका v अंडर रूट। तो 25 से 25 कटा बेटा 196 होता है हमें 14 का अंडर रूट। तो v इज इक्वल टू आया 14 मीटर पर सेकंड। तो देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन राइट बैठ रहा है, हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही राइट है, 14 मीटर पर सेकंड। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बचा हमारा है यहाँ पर, सतहें घर्षण रहित है तो T1 और T2 का अनुपात है। बेटा हमारा यहाँ पर 3 ब्लॉक दिए हुए हैं आपको, एक 3 kg का, एक 12 kg का और एक 15 kg का, और वो बोल रहा है T1 और T2 का अनुपात बताइए। तो बेटा हम लोग यहाँ पर सबकी एफबीडी बनाएंगे। तो पहले 3 kg के लिए देखते हैं। तो 3 kg के लिए 3 kg के लिए बेटा T2 बराबर क्या हो जाएगा आपका, T2 बराबर हो जाएगा आपका 3g, ठीक है। अगर 12 kg के लिए लेते हैं, 12 kg के लिए लेते हैं तो हमारी क्या इक्वेशन आएगी बेटा यहाँ पे, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 12g। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई बेटा, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो T2 की जगह है, ये T2 है, T2 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। तो T1 माइनस 3g इज इक्वल टू आपका आया 12g। तो T1 इज इक्वल टू आया आपका 15g। तो T1 अपॉन T2 दोनों का रेशियो पूछ रहा है। तो T1 आया हमारा 15g और T2 है हमारा 3g, g से g कैंसिल हुआ, 3 से 15 कैंसिल हुआ, तो आया 5/1। तो T1 रेशियो T2 बेटा क्या दिया हुआ हमें 5:1। चलिए हमारा देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही है 5:1। तो हमारा करेक्ट हुआ। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 36 हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक भारी एक समान जंजीर क्षैतिज टेबल टॉप पर स्थित है।
यदि चैन और टेबल की सतह के बीच घर्षण नहीं है, ठीक है, तो आपको म्यू क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। और चैन की लंबाई का आधा अंश टेबल के एक किनारे पर लटक रहा है, ठीक है, मतलब पूरी चेन है और आधी चेन क्या है आपकी, लटक रही है। तो जंजीर का त्वरण बताइए, मतलब ये हमारा केस है कि हमारे यहाँ पर कोई टेबल है, यहाँ पर हमारी कोई चेन रखी हुई है, तो वो क्या है, आधी चेन जो है वो नीचे की ओर लटक रही है, ठीक है। अगर पूरी बेटा, अगर पूरी जो है जंजीर का जो लेंथ है वो L है, ठीक है, तो ये आधी लटक रही, तो ये भी L/2 हो गया और ये भी L/2 हो गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो बेटा अगर हम लोग मास पर यूनिट लेंथ से देखें, तो मास पर यूनिट लेंथ से हम लोग क्या देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर हमारी L लेंथ का मास, अगर पूरी हमारी लेंथ कितनी है, पूरी लंबाई L है, अगर उसका द्रव्यमान हमारा क्या है, कैपिटल M है, हमें उसने द्रव्यमान तो दिया नहीं है, ठीक है। अगर कैपिटल M है तो L/2 यानी कि आधी लेंथ का मास कितना होगा, L/2 का मास कितना होगा, M इंटू L/2 बाई L, क्या हो जाएगा हमारा M/2। तो आधी लेंथ का या आधी लंबाई का हमारा मास कितना हो जाएगा, M/2। तो हमें क्या निकालना है बेटा, जंजीर का त्वरण निकालना है। क्या निकालना है, जंजीर का त्वरण निकालना है। तो बेटा हमने देखा है A इज इक्वल टू क्या होता है आपका, M1 प्लस M2, जी ये फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, बस इसी में हमें वैल्यू पुट करनी है। तो A इज इक्वल टू हमारा M क्या आया, M/2, M1 भी है हमारा M/2, M2 भी है हमारा M/2 इंटू G। तो बेटा A आया हमारा यहाँ पर M/2 है, M/2 और नीचे हमारा आया M, तो M से M कटा तो हमारा यहाँ पर आया G/2। तो A की वैल्यू आई हमारी G/2। तो हमारा देखिए कौन सा ऑप्शन बेटा सही आ रहा है, ऑप्शन नंबर अगर हम 1 देखें G/2, तो हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हमें मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा बेटा यहाँ पर क्वेश्चन, एक आदमी का वजन 80 किलो है, वह तराजू पर एक लिफ्ट में खड़ा है, जो बेटा यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, जो यहाँ पर होगा 5 मीटर पर सेकंड के एक समान त्वरण से, क्या हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड के एक समान त्वरण से ऊपर की ओर बढ़ रही है, पैमाने पर रीडिंग क्या होगी। बेटा पैमाने पर रीडिंग बोल रहा है आपसे। तो बेटा लिफ्ट क्या जा रही है, लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है, यानी कि जो हमारा स्ट्रिंग का जो टेंशन होगा वो ज्यादा होगा, या रिएक्शन फोर्स होगा वो ज्यादा होगा कंपेयर टू mg के, ठीक है। ऊपर जा रही है, अपवर्ड है, ठीक है, तो हमारा r क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हमारा क्या आएगी इक्वेशन, r इज इक्वल टू आएगा बेटा हमारा r माइनस mg इज इक्वल टू आएगा बेटा हमारा ma। तो r इज इक्वल टू हमारा आया बेटा mg प्लस ma। तो m हमारा कॉमन लेते हैं, तो हमारा आया g प्लस a इज इक्वल टू r, ठीक है। तो m हमें बेटा उसने क्या दिया है, 80 दिया हुआ है, और बेटा g की वैल्यू होती है 10, और a बेटा उसने हमको दिया है 5 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे हमने 5 लगाया, आया 80 इंटू 15। तो बेटा यहाँ पर 15 का 80 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 और 0 हमारा और, तो हमारा आया, हमारा R आया 1200 न्यूटन। तो देखिए हमारा बेटा कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है, सारे ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही है, 1200 न्यूटन। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट है हमारा, एक कन्वेयर बेल्ट से m किग्रा पर सेकंड की दर से रेत गिराई जा रही है। बेल्ट को v मीटर पर सेकंड के स्थिर नियत वेग से गतिमान रखने के लिए आवश्यक बल होगा। तो बेटा आवश्यक वो आपसे बल पूछ रहा है, तो बल बेटा क्या होता है, बल हमने न्यूटन के सेकंड नियम से दूसरे नियम से क्या पढ़ रखा है, बल होता है हमारा F इज इक्वल टू dp/dt। बल क्या होता है बेटा, dp/dt। तो P की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, P की जगह हम लोग लिख सकते हैं बेटा mv लिख सकते हैं, ठीक है। और भी इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग v dm/dt लिख सकते हैं। और बेटा उसने हमको क्या दिया है, मास kg पर सेकेंड, यानी कि उसने हमें क्या दिया है, dm/dt की वैल्यू क्या दी हुई है, m दी हुई है। तो यहाँ पे हो जाएगा v और ये हमारा हो गया कैपिटल है, तो हमारा आया यहाँ पे mv इज इक्वल टू f। तो देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही बच्चा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो हमारा दूसरा है बिल्कुल सही है, mv
न्यूटन। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 1000 किलोग्राम द्रव्यमान की एक कार घर्षण रही सीधी सड़क पर अचल वेग से चल रही है, तो कार का त्वरण है। तो बेटा अचल वेग से चल रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो त्वरण हमारा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन कौन सा शून्य है, हमारा ऑप्शन नंबर 4 में शून्य आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 ही सही होगा, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट है हमारा, एक पिंड जिसका द्रव्यमान 6 किग्रा है, उस पर दो बल 8I + 10J न्यूटन और 4I + 8J न्यूटन कार्य करते हैं, उत्पन्न त्वरण होगा। बेटा वो आपसे क्या पूछ रहा है, उत्पन्न त्वरण पूछ रहा है। नॉर्मल सी बात है बेटा, उसने आपको दिए दो बल कार्य करते हैं, तो हमें एक रिजल्टेंट फोर्स निकालना पड़ेगा। हमें F1 और F2 उसने दे रखा है, हमें रिजल्टेंट फोर्स निकालना पड़ेगा। तो हमारा F1 है 8I + 10J और बेटा हमारा F2 है 4I + 8J। तो बेटा हम इसको जोड़ते हैं, I को I से और J को J से, तो हमारा यहाँ है 12I + 18J, ये हमारा आ गया बल। ठीक है, अब वो आपसे क्या पूछ रहा है बेटा, त्वरण पूछ रहा है। तो F = होता है ma, तो A = बेटा F/m। F हमें मिल गया है 12I + 18J और m बेटा उसने हमको क्या दे रहा है, 6 किग्रा दे रहा है बटे 6, तो आया हमारा 2I + 3J। तो देखिए बेटा हमारा कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है बच्चा, हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, 2I + 3J। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 41, किसी पिंड और सतह के बीच स्थैतिक और गतिज घर्षण गुणांक क्रमशः 0.75 और 0.5 है। पिंड को सिर्फ फिसलने के लिए उस पर एक बल लगाया जाता है, पिंड का त्वरण होगा। बेटा फिर से हमें क्या पूछ रहा है, हमसे त्वरण पूछ रहा है और हमें क्या दिया हुआ है, μs और μk का मान उसने दे रखा है, क्योंकि उसने हमको स्थैतिक और गतिज घर्षण यानी कि हमें स्टैटिक और जो हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन का मान उसने हमको दे रखा है। तो μs उसने हमें दे रखा है 0.75 और बेटा μk उसने हमको दे रखा है 0.5 यहाँ पर। ठीक है, तो बेटा वो बोल रहा है कितना त्वरण होगा। तो बेटा हमारा यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम बनाए तो F - Fk = होता है बेटा ma, तो A = हो जाएगा F - Fk/m। F बेटा हमारा हो जाएगा यहाँ पे μs mg बराबर माइनस का साइन है यहाँ पे μk mg बटे m। तो बेटा सबके पास m है, m कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, तो m/m हो जाएगा यहाँ पर, और g भी कॉमन है तो g भी कॉमन ले लेते हैं। हमारा यहाँ पे आया μs - μk, तो बेटा यहाँ पर हमें m कट जाएगा और μs की बेटा वैल्यू हमें क्या दे रखी है, μs की वैल्यू दे रखी है 0.75 और μk की वैल्यू दे रखी है 0.5 और यहाँ पर g भी हमारे साथ चल रहा है। तो बेटा a हमारा क्या आया यहाँ पर 0.25 g, लेकिन हमें जो भी आंसर दे रहा है सब g के फॉर्म में फ्रैक्शन में दे रहा है। तो बेटा हम क्या करेंगे, इसका पॉइंट हटाया, नीचे हमने 2 जीरो बढ़ाए, तो हमारा यहाँ पर आया 25/100 और 25 से 100 कितने बार में जाएगा, 4 बार में, तो आया हमारा g/4। तो हमारा कौन सा ऑप्शन बेटा सही आ रहा है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही है, g/4। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा बेटा रुद्धोष्म ग्राफ का ढलान के मान का परिमाण। रुद्धोष जो ग्राफ होता है उसके ढलान के मान का जो परिमाण होता है वो क्या होता है, समतापी ग्राफ से अधिक होता है या समतापी ग्राफ से कम होता है या समतापी ग्राफ के बराबर होता है, और फोर्थ में है 2 और 3 में से कोई भी। तो बेटा हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही जाएगा कि वो हमेशा क्या होता है, समतापी ग्राफ से अधिक होता है, क्योंकि बेटा हमारा क्या होता है, रुद्धोष्म प्रक्रम का जो ढलान होता है बेटा वो क्या होता है, गामा टाइम्स होता है आपके समतापी प्रक्रम के ढलान से। समझ आई बेटा बात।
तो ये क्या होता है, इससे गामा गुना होता है। तो जब गामा गुना होता है यानी कि ये हमारा क्या है, बड़ा है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही जाएगा कि रुद्धोष्म ग्राफ का जो ढलान का मान का परिमाण होता है वो समतापी ग्राफ से अधिक होता है। तो बेटा हमारा कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन नंबर 1 सही हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ तो बेटा क्वेश्चन नंबर 43 हमारा है कि 27 डिग्री सेल्सियस को 0.1 मोल की एक गैस का नियत दाब पर आयतन दुगना करने में किया गया कार्य है। तो बेटा आपसे कार्य पूछ रहा है, आपको क्या क्या दे रहा है, आपको उसने तापमान दिया हुआ है, T1 आपको दिया है उसने 27 डिग्री सेल्सियस, और बोल रहा है कि गैस जो है 0.1 मोल है। तो व्यू उसको आपने जो उसने आपको दिया है 0.1 दिया है। गैस का नियत दाब पर यानी कि P हमारा क्या है बेटा, कांस्टेंट है। फिर क्या बोल रहा है, आयतन दुगना किया गया है, यानी कि पहले अगर हमारा आयतन V था तो अब हमारा आयतन क्या हो जाएगा बेटा, V2, यानी कि V2 हमारा क्या हो रहा है यहाँ पर 2V हो रहा है। V2 क्या हो रहा है बेटा यहाँ पर हमारा 2V हो रहा है, ठीक है, आयतन हमारा दुगना हो जा रहा है। फिर वो बोल रहा है कि कार्य क्या होगा, यानी कि हमको क्या निकालना है, हमारा एम क्या है, हमको W निकालना है, ठीक है। तो P कांस्टेंट है यानी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका T है, यानी कि V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। तो यहाँ पे V अपॉन 2V इज इक्वल टू T1 आपको 300 दे रखा है, 300 इसलिए क्योंकि इसमें 273 जो है बेटा जोड़ देंगे तो 300 के हो जाएगा। तो ये उसने आपको 300 दे रखा है बटे T2, V से V कटा, तो बेटा T2 जो है हमारा आ जाएगा यहाँ पे 600 के, और बेटा इसको हम लोग फिर से डिग्री सेल्सियस में बदले तो आ जाएगा 327 डिग्री सेल्सियस। तो बेटा हमारा आया 327 आया। तो बेटा हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, हमारे दो टेम्परेचर आ गए, हमें W निकालना है। तो W का बेटा हमारा फॉर्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू होता है बेटा म्यू आर डेल्टा T। तो हमें हमारे पास T1 है, T2 है, डेल्टा T नहीं है। तो डेल्टा T के लिए बेटा हम क्या करेंगे, डेल्टा T इज इक्वल टू T2 माइनस T1, यानी कि हमारा 327 माइनस आपका आ गया यहाँ पर 27 डिग्री सेल्सियस में ले रहे हैं तो 27, तो यहाँ पर आया हमारा बेटा 300 डिग्री सेल्सियस। क्या आया बेटा हमारे यहाँ पे 300 डिग्री सेल्सियस, हमारा डेल्टा T आ गया। अब हम वैल्यू रखते हैं बेटा, तो W इज इक्वल टू है हमारा म्यू, तो म्यू की वैल्यू है हमें उसने दी है 0.1, R की वैल्यू उसने बेटा हमें दी है 2, और डेल्टा T की वैल्यू बेटा हम लोगों ने निकाली यहाँ से 300, ठीक है। तो बेटा जब हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पर बेटा 60 कैलोरी। क्या आया हमारा आंसर बेटा यहाँ पे 60 कैलोरी। तो W हमारा आया 60 कैलोरी। देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है बेटा, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही है, 60 कैलोरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा दिया गया है कि एक परमाणु गैस 18 डिग्री सेल्सियस पर रुद्धोष्म प्रक्रम में अपना आयतन का 1/8 गुना कर देती है। बेटा कौन सा प्रक्रम है, रुद्धोष्म प्रक्रम में अपने आयतन का 1/8 गुना कर देती है। तो संपीड़न के बाद ताप होगा। तो बेटा संपीड़न के बाद आपसे ताप पूछ रहा है, तो बेटा हमारा जो है फॉर्मूला क्या होगा, रुद्धोष्म प्रक्रम में T1 V1 की पावर गामा -1 बराबर T2 V2 की पावर गामा -1। तो बेटा वो आपसे क्या बोल रहा है, ताप पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, T2 की वैल्यू अगर हम लोग निकालें तो क्या हो जाएगा, T1 V1 बाई V2 की पावर गामा -1, ठीक है। तो अब आगे चलिए करते हैं। तो T1 उसने आपको क्या दिया है, 18 डिग्री सेल्सियस दे रखा है उसने। तो 18 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 18। 18 को बेटा हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो 18 को जब चेंज करेंगे तो इसमें हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, 273 जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर आया 18 + 273। V1 की वैल्यू बेटा उसने हमें V दी है, और क्या हो रहा है 1/8 गुना हो रहा है। तो बेटा 1/8V जो है हमारा V2 हो जाएगा गामा -1। एक परमाणु के लिए गामा हमारा 5/3 रहेगा। तो हमारा 173 प्लस बेटा 18 हो गया हमारा यहाँ पर 291। तो 291 इंटू
बी से बी हमारा कट गया बेटा, आया 8 की पावर 5/3 माइनस 1। तो यहाँ हमारा यहाँ पे आया 291 इंटू 8 की पावर 5/3 माइनस 1 करेंगे तो बेटा यहाँ पर आया हमारा 2/3। तो अब आगे सॉल्व करते हैं। 291, 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, 2 का क्यूब लिख सकते हैं, इंटू, ठीक है, 2 का क्यूब, तो 3 से 3 बेटा कट जाएगा। फाइनली हमारा यहाँ पे क्या बचेगा, 291 इंटू 2 की पावर 2। तो जब बेटा हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 1164। ठीक है, हमारा जो T2 आएगा वो हमारा 1164 के आएगा, लेकिन जो हमारा आंसर बच्चा हमें दे रहा है ना, आंसर हमको दे रहा है डिग्री सेल्सियस में। तो अगर हमें आंसर डिग्री सेल्सियस में दे रहा है तो हमको इसमें से क्या करना पड़ेगा, 273 माइनस करना पड़ेगा। और T2 बराबर हमारा आया 1164 माइनस 273। तो बेटा हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा आएगा 891 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है बेटा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 हमारा बिल्कुल सही है, 891 डिग्री सेल्सियस। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा बेटा, आदर्श गैस को प्रदर्शित चित्रानुसार प्रक्रमों से गुजारने पर क्या होता है। ए बी प्रक्रम में निकाय के द्वारा किया गया कार्य धनात्मक है। ए बी प्रक्रम में ऊष्मा बाहर निकलेगी। ए बी प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा बढ़ेगी। ए बी प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा घटती है। बी सी प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा बढ़ेगी। बेटा यहाँ पर हम देख रहे हैं, अगर हम इसको देखें, ए बी को देखें, तो यहाँ पर क्या है, आपका ताप जो है कांस्टेंट है, समतापी है। और यहाँ पर अगर ये वाली लाइन देखें, बीसी को देखें, तो ये हमारी क्या है, समदाबी है। तो हमारा बेटा ताप बढ़ रहा है। अगर हमारा दाब बढ़ेगा तो बेटा हमारा आयतन क्या है, कम होगा। और आयतन अगर हमारा कम होगा तो W इज इक्वल टू बेटा हमारा क्या होता है, P डेल्टा V होता है। अगर हमारा आयतन कम होगा तो हमारा जो वर्क होगा, जो हमारा कार्य होगा, वो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। अगर कार्य हमारा ऋणात्मक हो जाएगा तो डेल्टा Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 0 माइनस डेल्टा W होगा। तो डेल्टा Q इज इक्वल टू माइनस डेल्टा W। तो देखें बेटा हमारा कौन सा रिलेशन सही आ रहा है। तो अगर हम बेटा ऑप्शन नंबर जो है 2 देखें कि ए बी प्रक्रम में ऊष्मा बाहर निकलेगी, ए बी प्रक्रम में क्या होगा, ऊष्मा बाहर निकलेगी, हमारा माइनस का ऋणात्मक आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 46 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 46 बेटा क्या बोल रहा है कि उपरोक्त प्रक्रम में आदर्श गैस के लिए आंतरिक ऊर्जा नियत रहती है, निकाय पर कार्य किया जाता है, निकाय को ऊष्मा दी जाती है, निकाय से ऊष्मा निकाली गई। तो बेटा इसमें 4 ऑप्शन हमको दिए हुए हैं और ये ग्राफ आपको दिया हुआ है। तो बेटा W इज इक्वल टू क्या होता है, P डेल्टा V। तो अगर हम इससे W निकालें तो हमारा जो कार्य आ रहा है वो क्या आ रहा है, धनात्मक आ रहा है। और जो हमारी आंतरिक ऊर्जा है वो भी क्या है, धनात्मक है। तो दोनों ही चीजें अगर हमारी धनात्मक है तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, निकाय को ऊष्मा दी गई। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, 2 द्रव्यमानों 5 किग्रा और 10 किग्रा को चित्रानुसार दर्शाया गया, स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से सुमेलित कीजिए। तो बेटा यहाँ पर दिया गया, आपको एक फिगर दिया गया है जिसमें एक 5 किग्रा का जो है द्रव्यमान लटकाया गया है और एक 10 किग्रा का द्रव्यमान लटकाया गया है। वो बोल रहा है कि डोरी में तनाव बताइए। क्या बताइए, तनाव बताइए। तो बेटा हम इसकी FBD बनाते हैं। तो यहाँ पे नीचे हमारा फोर्स लग रहा होगा बेटा mg, ऊपर तनाव हमारा लग रहा है T। तो अगर हम 10 के लिए देखें, अगर हम 10 kg के लिए देखें तो बेटा हमारा क्या आ जाएगा, नीचे खिसक रहा है, mg इसका बड़ा होगा तो mg माइनस टी इज इक्वल टू बेटा ma, यानी कि हमारा 10g माइनस टी इज इक्वल टू 10a, इक्वेशन नंबर 1। और बेटा जब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर नीचे mg लग रहा है 5 kg के लिए देखें, ऊपर t लग रहा है, तो ये ऊपर खिसक रहा है, यानी कि t की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी mg से, तभी तो ये ऊपर जा पा रहा है। यानी कि हमारा हो जाएगा t माइनस mg बराबर ma। तो t हमारा t ही है, माइनस m की वैल्यू है यहाँ 5g इज इक्वल टू 5a। तो बेटा हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। तो इन दोनों को ही हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो बेटा हमारा यहाँ पे आया 10g माइनस टी बराबर 10a, और दूसरा है हमारा t माइनस 5g। बेटा t ही रखेंगे तो हमारा टी कैंसिल हो जाएगा, हमें निकालना तो तनाव ही है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में हम लोग 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे यहाँ पे आ गया 2t माइनस 10g इज इक्वल टू आया हमारा 10। ठीक है,
तो बेटा अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, माइनस प्लस माइनस, तो बेटा ये हमारा कट जाएगा। यहाँ पर हमारा आया ये -2t माइनस t माइनस 3t आ गया, बराबर बेटा ये हमारा 10g है और ये भी हमारा प्लस 10g है, प्लस 10g 20 तो माइनस 20g इधर आ गया। तो बेटा माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो t इज इक्वल टू आ गया आपका 20/3g। तो t बेटा हमारा क्या आया 20/3g। तो देखिए हमारा कौन सा मिल रहा है, यानी कि बेटा ए का जो ऑप्शन है वो क्यू है, तो यहाँ पर ये ए का ऑप्शन है, ठीक है क्यू। फिर क्या है देख रहे हैं हम, फिर हमारा जो है नेक्स्ट दिया है उसने 5 किग्रा गुटके पर त्वरण, 5 किग्रा के गुटके पर त्वरण। तो बेटा हमने 5 किग्रा की कौन सी इक्वेशन बनाई है, ये तो हमारा यहाँ पे t माइनस 5g इज इक्वल टू 5a। तो a निकालना है बेटा, t हमारा आ गया, यहाँ पे आया 20/3 माइनस 20/3g माइनस 5g बटे 5a। तो बेटा यहाँ पर आ गया हमारा, इस भाग देंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो सॉल्व करने पे आएगा बेटा हमारा 5/3g इज इक्वल टू a। तो बेटा यहाँ पर हमारा 5/3 इज इक्वल टू 5 आई, तो 5 से 5 कट गया, तो a बराबर आया g/3। तो बेटा दूसरे का जो आंसर आया 5 किग्रा गुटके का त्वरण जो आया वो बेटा आया हमारा क्या है g/3। तीसरा है हमारा 10 kg गुटके पर त्वरण, तो 10 kg वाली इक्वेशन में रख देते हैं। तो बेटा 10g माइनस आपका आया 20/3g बराबर आया बेटा हमारा 10a। तो बेटा जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो सॉल्व करने पे आएगा हमारा यहाँ पे 30g माइनस 20g बटे 3 10a। तो हमारा आया 10g/3 इज इक्वल टू 10a। तो बेटा हमारा क्या हो गया, 10 से 10 कट गया, a इज इक्वल टू यहाँ पर भी आया हमारा g/3, यानी कि इसका भी आंसर जो c का भी आंसर जो है हमारा क्या है g/3 है। तो ये भी हमारा c भी हमारा g/3 ही होगा। तो देखें हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, a का बेटा a का q है, b का भी p है और c का भी p है। तो देखें हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही है, a का q, b का p और c का भी p ही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा दो बल जिनके परिमाण समान है उनका परिणामी F है, दो बलों के बीच कोण क्या होगा। बेटा कोण पूछ रहा है तो हम कैसे इसको करेंगे, F इज इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। ठीक है बेटा, तो बेटा हमको बोल रहा है कि दो बल जिनके परिमाण जो है समान है। तो बेटा अगर ये F है तो इनके परिमाण क्या है, समान है, तो यानी कि हमारा हो गया यहाँ पर ये भी F है ये भी F है, तो यहाँ पे 2F स्क्वायर हो गया कॉस थीटा। तो F इज इक्वल टू बेटा हो गया यहाँ पर 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर कॉस थीटा। तो बेटा 2F स्क्वायर इसमें से हम लोग क्या ले रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं, तो 1 प्लस आया हमारा 2F स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 प्लस आया बेटा कॉस थीटा यहाँ पर। तो यहाँ पे है दोनों तरफ हमने स्क्वायर किया था, दोनों तरफ स्क्वायर किया था तो ये हट गया, तो यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा, तो आपका F स्क्वायर कट गया, तो 1/2 इज इक्वल टू आया आपका 1 प्लस कॉस थीटा। तो हमारा आया 1/2 माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो माइनस 1/2 इज इक्वल टू बेटा आया कॉस थीटा। तो बेटा थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हमारा आएगा 1/20 डिग्री, सॉरी 120 डिग्री। तो देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, बेटा ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही जाएगा 120 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक घोड़ा किसी घोड़ा गाड़ी को खींचता है तो वह बल जो घोड़े को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है वह बल है जो जमीन उस पर लगाती है, जो वह जमीन पर लगाता है, घोड़ा गाड़ी बल लगाती है जो घोड़ा गाड़ी पर लगाता है। तो बेटा हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है, जो घोड़ा गाड़ी पर लगाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही है। चलिए यहाँ से हमारा जो है डिस्कशन कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट डिस्कशन में बेटा मिलते हैं और बेस्ट ऑफ लक, आपके लोगों के बहुत ही अच्छे नंबर आए। चलिए।